केशवपुर गांव में गोविंद और सीतम्मा रहने वाले एक मध्यम वर्गीय दंपति थे। उनकी कविता और नूतन नाम की 2 बेटियां थीं। वो दोनों बच्चों को शिक्षित करने का बोझ नहीं उठा सकता था, इसलिए उसने कविता को अपने साथ काम पर लगा लिया और दूसरी बेटी नूतन पढ़ाई के लिए शहर जाने लगी। देखो बहन, अगर तुम अच्छी तरह पढ़ोगी तो तुम्हें अच्छा जॉब मिलेगा और तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। अच्छे से पढ़ना, ठीक है? अयो दीदी, तुम मेरी पढ़ाई के बारे में जानती हो ना। मैं अच्छे से पढ़ूंगी और कुछ बनकर भी दिखाऊंगी। तुमको आगे पढ़ने की क्या जरूरत है? इसकी बजाय दोनों काम करो और पैसे बचाओ ना, तब भी जीवन सुखमय हो जाएगा। हाँ बेटियों, तुम्हारे पिता के कहे अनुसार मिलकर काम करते हैं, मिलकर कमाएंगे और साथ भी रहेंगे और फिर तुम दोनों की शादी कर देंगे। अब्बा, तुम दोनों ऐसे ही सोचते रहोगे। बहन जब पढ़ाई के लिए जा रही है तो तुमको शादी की चिंता सता रही है। माँ, पापा, मैं सब अच्छा करूंगी। यहाँ गांव में कैसे आपका नाम रोशन किया, वैसे ही शहर में भी नाम कमाऊंगी। आप चिंता बिल्कुल भी मत करो। मैं कोई भी बुरा काम नहीं करूंगी जिससे आपको बुरा लगे। आप मेरी चिंता नहीं करो, बिल्कुल नहीं। बहन ऐसे ही बात करती रहेगी तो बस चली जाएगी। चल। बड़ी बेटी के कहने पर गोविंद ने उसका बैग उठा लिया और बाहर आ गया। वे सभी नूतन को विदा करने बस स्टैंड पर आ गए। तभी बस आ गई और नूतन अपना सामान लेकर बस में चढ़ गई। बस स्टैंड से बस आगे चल पड़ी। उसने सभी को अलविदा कह दिया। 2-3 घंटे बाद बस शहर पहुंची और नूतन बस से उतरकर ऑटो पकड़कर कॉलेज पहुंची। वहां उसने प्रिंसिपल से बात की और गर्ल्स हॉस्टल गई, जहां वो बिस्तर पर बैठकर फोन पर कविता से बात करने लगी। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन नूतन 5 महीने की गर्भवती होकर घर लौटी। उसे देखकर सभी के होश उड़ गए। बिना शादी किए नूतन को गर्भवती देखकर उसकी माँ भड़क उठी और उसे पीटने ही वाली थी। तभी कविता ने बीच में आकर, माँ, अब बहन कोई साधारण लड़की नहीं, वो 5 माह की गर्भवती है। जल्दी मत करो और उसे इस तरह ना मारो। एक बार उससे पूछो तो कि क्या हुआ, फिर बात करना उससे। ये सुनकर माँ सीतम्मा रोने लग गई। तब नूतन भी रोते हुए कहने लगी, माँ, पापा, दीदी, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। प्रसाद नाम का एक लड़का, वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था। हम दोनों में प्रेम हो गया। बाद में हम आपको बताकर और मनाकर शादी करना चाहते थे। हम एक दूसरे से प्यार करते थे, मिलते थे, शादी करना चाहते थे। लेकिन एक दिन प्रसाद कहीं चला गया, अब तक वापस नहीं लौटा। तब मुझे समझ आया कि प्रसाद ने मुझे धोखा दिया है। नूतन आगे एक शब्द भी नहीं बोल पाई, सिर्फ आंसू बहा रही थी और दूसरी तरफ माँ उस पर बहुत भड़क रही थी। गोविंद उस पर चिल्लाने के बजाय चुपचाप आंसू बहा रहा था। इस गांव में ही नहीं, आसपास के गांव में भी मेरा हर किसी के सामने कुछ सम्मान था, कुछ प्रतिष्ठा थी। अगर लोगों को ये पता चला तो लोग मेरे मुंह पर थूक कर जाएंगे। वे सब मेरा मजाक उड़ाने लगेंगे। मैं इन सभी लोगों के सामने सिर उठाकर कैसे चल सकूंगा बेटी? अब तुम ही मेरी उम्मीद हो। क्या करोगी, कैसे करोगी, लेकिन तुमको करना है। अब तुमको ही हमारे माता पिता की प्रतिष्ठा और उनके सम्मान को बनाए रखने का उपाय ढूंढना है। उसने अपनी बहन से विनती की। ये सुनकर उसकी बहन कविता गहरे विचार में पड़ गई। उसने हर तरफ से और सभी दिशाओं में सोचा और फिर बोली, माँ, पापा, निराश मत होइए। मेरी बात को ध्यान से सुनिए और फिर आप अपनी सलाह और सुझाव दीजिए। तीनों बिना कुछ कहे कविता को ही देख रहे थे। अब हमें बहन की गोद भराई की रस्म करनी है। ऐसे ही कैसे हम गोद भराई कर देंगे? फिर सब हमसे पूछेंगे नहीं कि शादी कब हुई। तरह तरह के संदेह पैदा नहीं हो जाएंगे क्या? हम भी तो यही चाहते हैं। फिर हम उन्हें बताएंगे कि वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं,
क्योंकि लड़के को यूएसए जाना था, हमने उनकी शादी एक मंदिर में करा दी है। बाद में हम एक रिसेप्शन भी करना चाहते थे, लेकिन गांव में स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए वो भी नहीं हो सका। बाद में करेंगे, बाद में जरूर करेंगे बस। इससे पहले कि कविता अपने शब्दों को पूरा कर पाती, गोविंद बीच में बोल पड़ा। ठीक है बेटी, अभी तुमने जो कहा हमें सबको वही बताना होगा। ये सही है और लोग मान भी जाएंगे इस बात को। तब सभी को कविता का विचार पसंद आया। एक दिन उन्होंने पुजारी को बुलाया और उसकी गोद भराई की रस्म पूरी की। जब ग्रामीणों ने उनके दामाद के बारे में पूछना शुरू किया तो उन्होंने बिना किसी डर के सभी को पूरी बात बता दी। महिलाओं ने आकर नूतन को आशीर्वाद दिया और निश्चिंत होकर अपने घर चली गई। फिर उन्होंने सभी मेहमानों के लिए दोपहर का भोजन भी परोसा। गोद भराई की रस्म पूरी हो गई। ऐसे ही कुछ और दिन बीत गए। एक दिन प्रसाद नूतन के घर आया। उसने खुशी खुशी उसे घर पर सभी से मिलवाया। फिर प्रसाद बोला, अंकल, मौसी, नूतन, कविता, प्लीज मुझे माफ करो। आई एम रियली सॉरी। मैं नूतन को तहे दिल से प्यार करता हूँ। मैं उसे धोखा नहीं देना चाहता था। हम दोनों आपको आकर बताना चाहते थे। तभी मेरे पिताजी को उनके व्यापार में घाटा हुआ और मुझे वहीं रुकना पड़ा क्योंकि स्थिति अच्छी नहीं थी। जब सब कुछ सामान्य हो गया तो मैं नूतन से मिलने आया और मुझे पता चला कि वो वहाँ नहीं है। कुछ दिनों के बाद मैंने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें देखी और अपनी नूतन का पता लगाया और आज मैंने उसे ढूंढ ही लिया। आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ये सुनकर सभी को संतोष हुआ। अलकनंदा कस्बे में रहने वाले मुकुंद और गोविंद नाम के दो भाई हुआ करते थे। मुकुंद ने अच्छे से पढ़ाई की थी और बिजनेसमैन बनकर सुशीला से शादी कर ली और सुखी जीवन जी रहा था। उसने अपनी बेटी की शादी की और एक अच्छा पिता भी बना। गोविंद की बात करें तो उसने पढ़ाई नहीं की और बाद में मैकेनिक बन गया। उसने सुजाता से शादी की और एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति के रूप में रह रहा था। बाद में उनकी एक बेटी हुई नूतन और वो एक गरीब पिता भी बन गया। अब नूतन बड़ी हो गई थी। एक दिन सुजाता, गांव के बड़े, आसपास के रिश्तेदार, नूतन की सहेलियां सब लोग मुझसे पूछते हैं कि हम नूतन की शादी कब करेंगे, लेकिन आपको उसकी कोई परवाह नहीं। सुबह घर से निकलकर सीधे शाम को घर आते हो। आपको उसकी कोई चिंता नहीं है क्या? गोविंद ने एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन केवल सुजाता उस पर चिल्लाए जा रही थी। अपने कमरे में नूतन अपनी माँ के चिल्लाने की आवाज सुनकर डर गई। फिर से माँ चिल्लाने लगी और पापा कुछ नहीं बोल रहे हैं। पहले चुप रहेंगे और बाद में वो उसे खूब पीटेंगे। मैं यहाँ नहीं रहूंगी। वैसे भी संध्या दीदी शहर से आई है, मैं जाकर उनसे मिलती हूँ। उसने सोचा और अपने कमरे से हॉल में आ गई। सुजाता लगातार चिल्ला रही थी। गोविंद कुछ देर शांति से सुनता रहा और फिर गुस्से से, तुमसे शादी करने के बाद मुझे सारी परेशानी हो गई। बेटी मिलने के बाद घर में मातम छा गया। ये कठिनाई और ये दुख मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, मैं अच्छी तरह समझता हूँ। उसकी बात सुनकर बेटी नूतन और पत्नी सुजाता चौंक गई। दोनों गोविंद को घूरने लगी। मैं कठिनाई को एक तरफ रखकर दुख को दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कहीं से कोई उधार भी नहीं मिल रहा है। और वो फूट फूट कर रोने लगा। सुजाता और नूतन अपने सदमे से उबरकर गोविंद के पास आ गई। इस तरह से तीनों को बहुत बुरा लग रहा था। तभी उन्होंने किसी को दरवाजे पर दस्तक देते सुना। नूतन ने अपने आंसू पोंछे और दरवाजा खोला तो देखा कि संध्या बाहर खड़ी मुस्कुरा रही है। हेलो सिस। संध्या को अपने घर पर आया देखकर नूतन को बहुत खुशी हुई। दीदी आइए आइए, मैंने सोचा आपके घर आऊं, तब तक आप ही आ गई। वो उसे अंदर लेकर गई। फिर गोविंद और सुजाता ने अपने आंसू पोंछे और संध्या से मुस्कुराते हुए बात की। संध्या ने भी दोनों को बड़े प्यार से चाचा चाची बुलाकर अभिवादन किया। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। एक दिन गोविंद और सुजाता साइकिल पर बैठकर घर लौट रहे थे कि अचानक एक कार ने सामने से नियंत्रण खो दिया और उन्हें टक्कर मार दी। गोविंद और सुजाता दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। ये खबर सुनकर नूतन और संध्या दोनों फपक फपक कर रो पड़ी। मुकुंद और सुशीला को भी बहुत बुरा लगा। उन्होंने सारी अंतिम क्रिया पूरी की और फिर संध्या नूतन को अपने घर लेकर आई।
संध्या, ये कोई अनाथालय नहीं है और ना ही ये कोई होटल है। हम यहाँ अनाथों को नहीं रखते। उस लड़की को विदा करो और तुम घर के अंदर चली आओ, जल्दी करो। जब मुकुंद ने ऐसा कहा तो संध्या को बहुत गुस्सा आया, लेकिन क्योंकि ये उसके अपने पिता थे, उसने अपने गुस्से पर काबू पा लिया। पापा, नूतन अनाथ नहीं है। मैं उसकी बड़ी बहन हूँ और ताया और ताई जी आप हैं, जो उसके माता पिता के समान हैं। अनाथ कैसी हुई फिर वो? ताया ताई के होते हुए भी वो उसके माता पिता तो नहीं बन सकते। जिन्होंने जन्म दिया था उसे, वो अब नहीं है, तो वो अनाथ ही कहलाएगी ना। ठीक है, आप कह रहे हैं कि वो एक अनाथ है, तब भी वो मेरे चाचा की बेटी ही रहेगी ना। एक और जरूरी बात बता दूं, मैं उसके पास रहकर उसकी शादी भी करवाऊंगी। वो तुम्हारी अपनी बहन नहीं है संध्या, एक अनाथ बहन है बस। इस बात को तुम याद रखो। ओके, क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं कि वो एक अनाथ है, अब मैं ही उसकी शादी करवाऊंगी, देखिएगा। वो ऐसे ही बात करते हैं बेटी, तुम अंदर जाओ। सुशीला के ऐसे कहने पर संध्या नूतन को अपने कमरे में अंदर ले गई। उनके जाने के बाद क्या है जी, बेचारी वो पहले ही अपने माता पिता को खोने से इतनी दुखी है, आप इस तरह क्यों बात कर रहे हैं उसके लिए? कभी कभी हमें ऐसी ही बात करनी पड़ती है, नहीं तो वो सोचेगी कि वो भी हमारी तरह अमीर है। बाद में वो हमारे खजाने को खाली कर देगी। जब वो ये बात कह रहा था, संध्या वहां आई। इस तरह बात क्यों कर रहे हो? जो मर गए वे आपके अपने भाई और उनकी पत्नी थे। जो धनवान और धनी है वही मेरे मित्र, वही मेरे संबंधी। तो फिर उस दिन आप रो क्यों रहे थे? आंसुओं को नहीं पता कौन गरीब है और कौन अमीर। अपना खजाना अपने पास रखिए पापा। मैंने इस बारे में अपनी पति से बात की है। वो नूतन की शादी के लिए सारे पैसों का इंतजाम करने को तैयार है, लेकिन मुझे आपसे एक मदद की जरूरत है बस। मुझे उसका पिता बनकर कन्यादान करना है क्या? इसका भी मैं और मेरे पति ख्याल रखेंगे, आप बस नूतन की शादी में नहीं आना। उसने ऐसा कहा और वहां से चली गई। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। संध्या ने नूतन के लिए एक अच्छा रिश्ता देखा। लड़के का नाम था विक्रम, एक फेमस राइटर, संयुक्त परिवार से एक अच्छे स्वभाव का लड़का। उन्होंने पुजारी से बात की और बहन की शादी तय करवाई। शादी के जश्न से गोविंद का घर जगमगा उठा। हर जगह लाइट्स, तोरण, रंगोली, एकदम भव्य लग रहा था। संध्या की माँ सुशीला और संध्या ने नूतन को दुल्हन की तरह तैयार किया। दूल्हा विक्रम शादी के लिए तैयार मंच पर था। बेटी, दुल्हन को स्टेज पर लाओ। जब पुजारी ने उनसे कहा, संध्या और सुशीला नूतन को लेकर आईं। फिर दुल्हन मंत्रों के उच्चारण और संगीत के साथ विवाह के लिए बैठी। जब सैकड़ों आंखें देख रही थी और सैकड़ों हाथ आशीर्वाद दे रहे थे, एक अनाथ लड़की की शादी इतनी भव्यता से संपन्न हुई। उसे पूरी धूमधाम के साथ उसके अपने ससुराल, अपने पति के पास भेज दिया गया।